नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। एल्विश यादव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। एल्विश का मोबाइल गाजियाबाद लैब भेजा गया है। चैट और फोटो वीडियो डिलीट करने का अंदेशा लगाया जा रहा है। डाटा रिकवरी के बाद कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। विनय और ईश्वर के भी मोबाइल जांच के लिए भेजे गए। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। एल्विश यादव का फोन यानी कि मोबाइल जांच लैब भेजा गया है और बताया जा रहा है कि फुटेज, वीडियो और डाटा डिलीट करने के बाद ये फोन लैब में भेजा गया है ताकि डाटा को रिकवर किया जा सके और डाटा रिकवर होने के बाद कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो आपको बता दें कि लगातार एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और इसी कड़ी में एल्विश यादव का फोन यानी कि उनका मोबाइल जांच लैब भेजा गया है और इस जांच लैब से तमाम उस डाटा को रिकवर किया जाएगा जो एल्विश यादव के फोन से डिलीट किया गया है। और बताया जा रहा है कि चैट, फोटो, वीडियो डिलीट करने का ये अंदेशा लगाया जा रहा है और यही वजह है कि अंदेशे के चलते फोन को, मोबाइल को लैब भेजा गया और इसके साथ ही विनय और ईश्वर ये दो लोग हैं जिनका भी फोन लैब भेजा गया है, जांच लैब भेजा गया है, जहां पर अब इस मोबाइल का जांच की जाएगी और उसके बाद जो डाटा डिलीट किया गया है उसको रिकवर किया जाएगा और उसके बाद कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि एल्विश यादव का फोन गाजियाबाद लैब भेजा गया है, जांच लैब भेजा गया है, जहां पर इनके मोबाइल की जांच की जाएगी और उसमें जो डाटा डिलीट किया गया है, चाहे वो चैट हो या फुटेज हो या फिर तमाम वो वीडियो जो इस फोन से डिलीट करने का अंदेशा लगाया जा रहा है, उनको दोबारा से जांच लैब में रिकवर किया जाएगा और उसके बाद तमाम बड़े खुलासे हो सकते हैं। एल्विश यादव के साथ साथ विनय और ईश्वर का मोबाइल भी गाजियाबाद लैब भेजा गया है और इन तीनों के मोबाइलों का जो डाटा डिलीट करने का अंदेशा लगाया जा रहा है उसको रिकवर किया जाएगा। बताया जा रहा है कि अगर डाटा रिकवर होता है तो उसके बाद तमाम खुलासे हो सकते हैं। अगर इस डाटा रिकवर होने के बाद कोई खुलासे होते तो एल्विश यादव की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। लगातार एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और अब इस कड़ी में एल्विश यादव के साथ साथ विनय और ईश्वर तीनों का फोन गाजियाबाद लैब भेजा गया है और यहाँ पर ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि इन तीनों के फोन से चैट और फोटो, वीडियो डिलीट किए गए थे जिसको रिकवर किया जाएगा। अगर ये डाटा रिकवर होता है तो उसके बाद तमाम बड़े खुलासे हो सकते हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुमन चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुमन, एल्विश यादव की मुश्किलें और भी बढ़ सकती है। उनका फोन गाजियाबाद लैब भेजा गया है। अगर डाटा रिकवर होता है तो क्या कुछ खुलासे हो सकते हैं? सुमन। बिल्कुल देखिए आर्या, लगातार एल्विश यादव की मुश्किलें है वो बढ़ती जा रही है क्योंकि देखिए अभी 14 दिन की रिमांड पर उनको रखा गया था, जेल में रखा गया था और जिसके पश्चात अब लगातार देखा जा रहा है कि और भी उसकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है। हालांकि उसको जो जमानत मिली और जमानत के बाद फिर से एक बार ये मामला उभरकर सामने आया है क्योंकि बताया जा रहा है कि एल्विश यादव की जो चैट है, जो पूरी उनके साथियों के साथ जो चैट हुई थी वो अब जो है डिलीट होने की बात बताई जा रही है और उसी को लेकर इन तीनों दोस्तों का फोन अब एल्विश यादव सहित दो दोस्त हो रहे, ईश्वर है और ईश्वर के अलावा एक दोस्त हो रहा है, उनका तीनों का जो फोन है वो गाजियाबाद की लैब में भेजा गया है, फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है और अंदेशा लगाया जा रहा है कि उसमें जो डाटा डिलीट हुआ है उसकी रिकवरी की जाएगी और रिकवरी करने के बाद जो रेव पार्टी में जो सांपों के जहर का जो मामला सामने आया था उसमें बड़ा खुलासा हो सकता है। तो लगातार देखा जा रहा है कि एल्विश यादव की मुश्किलें और भी बढ़ सकती है। तो कहीं ना कहीं इस बात से अंदेशा लगाया जा सकता है क्योंकि जिस तरीके से नोएडा पुलिस के बाद भी गुड़गांव में भी इस पर मामला दर्ज हुआ और इसके जो जांच है और तेजी से अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल सुमन, और ये डाटा जो रिकवर किया जाएगा, जो चैट डिलीट होने का अंदेशा लगाया जा रहा है, चैट हो या फुटेज हो या फिर वीडियोस हो, तो इससे उन लोगों की भी मुश्किलें बढ़ सकती है जिससे एल्विश यादव और ये दो लोग जो भी हैं इन्होंने बात की है तो उनकी भी एल्विश यादव के साथ साथ मुश्किलें बढ़ सकती हैं, उनका नाम का खुलासा भी हो सकता है। सुमन जी बिल्कुल, देखिए
जिस तरीके से नोएडा ने जो अपनी चार्जशीट दाखिल की है, उस चार्जशीट में बहुत बेहद ही गंभीर आरोप एल्विश यादव पर लगाए गए हैं और बाकायदा सबूतों के साथ चार्जशीट दाखिल की गई है, जिसके बाद जो फोन है एल्विश यादव का वो गाजियाबाद की लैब में भेजा गया है। ईश्वर और उसके एक और दोस्त, इन तीनों का फोन जो गाजियाबाद की लैब में रिकवरी डाटा के लिए भेजा गया है। और अब देखना होगा कि जिस तरीके से उनका तीनों का फोन भेजा गया है, डाटा रिकवरी होगी डाटा की, और उसके बाद पता चलेगा कि क्या इनके बीच बातें हुई थी और क्या क्या डिलीट हुआ और क्या क्या जो है चीजें सामने निकल के आई। फिर एक बड़ा खुलासा होने का एक बार फिर से अंदेशा लगाया जा सकता है, और अंदेशा ये भी लगाया जा सकता है क्योंकि एक बार फिर से एल्विश यादव को जेल का रास्ता पुलिस दिखा सकती है। जी बिल्कुल सुमन, अगर जिस हिसाब से ये फोन भेजे गए हैं, तीनों के फोन, चाहे एल्विश यादव या एल्विश यादव के दोनों दोस्त, इस पूरे मामले को लेकर जो लगातार जांच चल रही है, उसके पीछे ये भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि एल्विश यादव के पीछे किसी बड़े इंसान का हाथ है। क्या लगता है कि अगर ये चैट, फोटो और वीडियोस वापस आते हैं, डाटा रिकवर होता है, तो सरगना कौन है, कहाँ कहाँ इस चीज़ की सप्लाई होती थी, इन तमाम चीज़ों का खुलासा हो सकता है सुमन? देखिए, अगर चैट आती है, डाटा रिकवर हो जाता है और रिकवरी के बाद देखिए वो तमाम चीजें निकल के आ गई, जिसके बाद जो चार्जशीट में अभी नोएडा पुलिस भी नहीं कुछ कर पाई है। नोएडा पुलिस बस इसी चीज को लेके रुकी हुई है। हालांकि कुछ सबूत नोएडा पुलिस के हाथ लगे हैं जो चार्जशीट में है और बेहद गंभीर आरोप है। एक बार फिर से नोएडा पुलिस ही एल्विश यादव को जेल का रास्ता दिखा सकती है और इसी का हिस्सा उसके जो फोन है तीनों दोस्तों के जो गाजियाबाद के लैब में भेजे गए हैं, उनसे सब कुछ साबित हो जाएगा, ऐसा नोएडा पुलिस का अंदेशा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सुमन तमाम सारी जानकारी देने के लिए। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, दिल्ली शराब घोटाले में के कविता को बड़ा झटका लगा है। के कविता की अंतरिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया है। दरअसल के कविता की जमानत याचिका को खारिज किया गया है। राउस एवेन्यू कोर्ट से अर्जी को खारिज कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। के कविता को एक बार फिर से झटका लगा है, उनकी अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि के कविता को बड़ा झटका कोर्ट से लगा है, उन्हें राहत कोर्ट से नहीं मिल पाई है और अब दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार भारतीय राष्ट्रीय समिति यानी कि बीआरएस नेता के कविता को राउस एवेन्यू कोर्ट से राहत नहीं मिली है। अदालत ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। दरअसल कविता ने अपने 16 वर्षीय बेटे की चल रही परीक्षाओं का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत मांगी थी और जिसको लेकर ये जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि कविता बीआरएस नेता को बड़ा झटका लगा है और उन्हें कोर्ट से राहत नहीं मिली है। दरअसल के कविता की अंतरिम जमानत अर्जी को कोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया था। उन्होंने अपने 16 वर्षीय बेटे की चल रही परीक्षा का हवाला देते हुए ये अंतरिम जमानत मांगी थी जो कोर्ट की तरफ से खारिज कर दी गई है। बीआरएस नेता के कविता को बड़ा झटका कोर्ट से लगा है, उन्हें कोर्ट से राहत नहीं मिली है। ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि के कविता को कोर्ट से राहत मिल सकती है, लेकिन इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि कविता को कोर्ट से राहत नहीं मिली है बल्कि एक बड़ा झटका लगा है, उनकी अंतरिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया है। दरअसल के कविता ने अपने 16 वर्षीय बेटे की चल रही परीक्षाओं का हवाला देते हुए ये जमानत अर्जी याचिका दायर की थी जिसको खारिज कर दिया गया है। और कर्नाटक के बल्लारी में लोकसभा चुनाव से पहले पुलिस ने शहर में छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान 5.6 करोड़ रुपए नगद, 3 किलो सोना जब्त किया गया है। बता दें कि आभूषण दुकान के मालिक नरेश के घर में भारी नकदी और आभूषण बरामद किए गए। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है। तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है और छापेमारी के दौरान पुलिस ने भारी संख्या में पैसे बरामद किए हैं, सोना बरामद किया है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इसमें तमाम
पैसे पुलिस ने बरामद किए हैं। चुनाव से पहले ये पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। लगभग 7 करोड़ 60 लाख रुपए पुलिस ने बरामद किए हैं और मामले की अब जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। और ये लोकसभा चुनाव से बड़ी कामयाबी पुलिस की मानी जा रही है, क्योंकि एक तरफ चुनाव है, दूसरी तरफ लगातार पुलिस एक्शन मोड में है। तमाम अभियान पुलिस के तरफ से चलाए जा रहे हैं और इस कड़ी में पुलिस ने बड़ी संख्या में पैसे बरामद किए हैं। और अब पुलिस इन पैसों के पीछे क्या वजह थी, कहां इन पैसों को ले जाना था, सोना चांदी जेवरात बड़ी संख्या में भारी मात्रा में बरामद की गई है। तो आपको बता दें पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है और फ्लाइंग स्क्वाड टीमों, आदर्श आचार संहिता टीमों और पुलिस ने अपना ध्यान ऑनलाइन पार्सल, निजी और सरकारी कुरियर सेवाओं और कार्गो कार्यालय पर केंद्रित किया है, ताकि धन, मुफ्त ड्रग्स और शराब और अन्य कीमती धातुओं के प्रवाह को रोका जा सके। वहीं आगामी आम चुनाव के चलते टीमें अब तक विभिन्न बिंदुओं, अंतर जिला और राज्य सीमा चौकियों पर वाहन जांच कर रही हैं। वो राज्य में पार्सल और कुरियर सेवाओं की जांच कर रही थी। दरअसल इस दौरान टीम ने बटाई गुडेम रोड पर एक डिलीवरी पॉइंट पर एक पार्सल की जांच की और अंदर 22 लाख रुपए राशि जब्त कर ली है। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है और अब पूछताछ की जा रही है। और पीएम मोदी के बयान पर डोला सेन ने कहा है कि पीएम को भारत की जनता जवाब देगी, 2024 में इसका जवाब जनता देगी। और साथ ही कहा कि हमने पिछले हफ्ते भी चुनाव आयोग के पास गए थे और हमने कहा था कि चुनाव के चूंकि आचार संहिता लागू हो चुकी है, तो इस दौरान सभी पार्टियों को एक समान अधिकार मिलना चाहिए। और मध्य प्रदेश के धार जिले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद भोजशाला में आज शनिवार को 16वें दिन एएसआई की टीम सर्वे के लिए आधुनिक उपकरणों के साथ पहुंची और टीम ने भोजशाला परिसर में सर्वे की शुरुआत की है। वहीं पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के लिए भोजशाला परिसर के आसपास पुलिस बल तैनात किया है और इस दौरान एएसआई की टीम के साथ हिंदू और मुस्लिम पक्ष के लोग भी मौजूद रहे। सोमवती अमावस्या के अवसर पर श्रद्धालुओं ने हरिद्वार में गंगा नदी में पवित्र डुबकी लगाई और श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के खास इंतजाम किए हैं। प्रशासन ने पूरे मेले इलाके को 5 सुपर जोन, 16 जोन और 39 जोन सेक्टर में विभाजित किया है। आपको बताते चले कि श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। सोमवती अमावस्या के अवसर पर श्रद्धालुओं ने प्रयागराज में गंगा नदी में पवित्र डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के खास इंतजाम किए। प्रशासन ने पूरे मेले इलाके को सुपर जोन और सेक्टर में विभाजित किया है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के खास इंतजाम किए हैं। तो आपको बता दें कि आज सोमवती अमावस्या है, जिसको लेकर श्रद्धालु लगातार गंगा में डुबकी लगा रहे हैं और ये श्रद्धालुओं की भीड़
उमड़ी हुई है। आपको बता दें कि संगम नगरी में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं और संगम में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और मां गंगा की पूजा अर्चना की। दरअसल सोमवती अमावस्या बेहद खास मानी जाती है और आज के दिन श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाकर मां गंगा की पूजा अर्चना करते हैं। और अगर बात संगम नगरी की करें तो संगम नगरी पर संगम तट पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु सुबह से पहुंचे और श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। अगर बात सुरक्षा की करें तो पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रयागराज के संगम नगरी से, जहां पर संगम तट पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और आस्था की डुबकी संगम में लगाते हुए नजर आए। सभी ने मां गंगा की पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया। खटीमा के नानकमत्ता थाना इलाके के प्रतापपुर में 10 झोपड़ियों में आग लग गई और आग लगने से झोपड़ियों में रखा अनाज, घरेलू सामान पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया। हादसे में के समय झोपड़ियों में रहने वाले लोग मजदूरी करने के लिए घरों से बाहर गए हुए थे। सूचना मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रतापपुर 5 नंबर नई बस्ती में, और ये जो है कि किसी के किनारे की झोपड़ी से लगना शुरू हुआ था, पता नहीं चल पाया इन लोगों को। तो हवा का रुख था, हवा के रुख ने जो है कि इन लोगों में आनंद फानंद में बगल वाली झोपड़ी पकड़ी, फिर बगल वाली झोपड़ी पकड़ी, फिर तो आग बढ़ती ही गई और ये लोग घबराहट में जो है कि आग पर कंट्रोल नहीं कर पाए। और मेरे द्वारा अग्निशमन अधिकारी खटीमा के द्वारा वाहनों को लेके यहाँ पर आया, तो वहाँ रोड न होने की वजह से वाहन मैंने रोड में ही खड़े कर दिए। छोटे वाहन से जो है पानी का डालना शुरू किया और आग को हमने कंट्रोल कर लिया। प्रतापपुर भोपाल में हुए घोटाले को लेकर एबीवीपी ने के विरोध प्रदर्शन किया है। घोटाले के आरोपी कुलपति, कुल सचिव, वित्त नियंत्रक को गिरफ्तार करने की मांग की गई है। साथ ही पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। दरअसल एबीवीपी के जीवाजी विश्वविद्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन भी एबीवीपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से किया जा रहा है। जो भोपाल में आरजीपीवी यूनिवर्सिटी है उसमें करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। इसमें कुलपति और रजिस्ट्रार के ऊपर एफआईआर भी हुई थी, लेकिन भोपाल पुलिस ने अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया है। भोपाल पुलिस या तो उनके साथ सम्मिलित है, जो भी मामला है उनका अभी तक भोपाल पुलिस ने वो गिरफ्तार नहीं की है। इसलिए पूरे प्रदेश में आज हम आंदोलन कर रहे हैं और भोपाल में भी आज मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया है विद्यार्थी परिषद ने। और खबर औरैया से है, जहां गेहूं के खेत में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने से 35 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने जांच के बाद पीड़ित किसान को मुआवजा दिलाने की बात कही है। दोपहर में हम लोगों को कि खुदरकोट थाने अंतर्गत एक कलारपुर गांव पड़ता है कि वहां खेतों में कुछ फसल में आग लग गई है। सूचना मिलते ही तत्काल जिला प्रशासन ने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया। सीएफओ साहब ने तत्काल 2 गाड़ियां रवाना करी। मौके पर आग बुझा दी गई, काबू पा लिया गया है। फसल का नुकसान हुआ उसका आकलन किया जा रहा है और प्रभावित भू सामग्री की सूची तैयार की जा रही है। और भोजपुर में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गांजा की बड़ी खेप बरामद की है, जिसमें पुलिस ने एक बस में वाहन चेकिंग के दौरान करीब 31 किलो गांजा बरामद किया है। पुलिस ने गांजा तस्करी करने वाले 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर तीनों तस्करों से पूछताछ शुरू कर दी है। नारायणपुर के अम्मावाल में पीएम मोदी की सभा को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। पीएम मोदी की सुरक्षा के लिए एसपीजी के जवानों के साथ ही छत्तीसगढ़ पुलिस के करीब 3000 से ज्यादा जवानों की तैनाती की गई है और इसी के साथ सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं।
भाजपा नेता मनोज तिवारी ने बड़ा बयान दिया है। मनोज तिवारी ने कहा कि आज देश में हर जगह मोदी की गारंटी की चर्चा है और जिन लोगों ने कई सालों तक इस देश पर राज किया है, देश को चलाया है, वो लोग इसलिए परेशान हैं क्योंकि उनकी लूट की कमाई और उनके भ्रष्टाचार के तंत्र पर चोट पहुंची है और देश की जनता ने मोदी जी की गारंटी पर विश्वास कर लिया है। और बीजेपी सांसद दिलीप घोष ने कहा है कि टीएमसी का यही रवैया है। कुछ लोग यहां विरोध करने पहुंचे थे, उन्हें हटाया गया है। मुझे इतने लोग यहां देखने आए, इसलिए वो टीएमसी विरोध जता रही है। तो आपको बता दें कि सांसद दिलीप घोष दुर्गापुर पहुंचे थे। यहां पर टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। फिलहाल पुलिस ने इस मामले को सुलझा लिया है, जिसकी तरफ से दिलीप घोष ने बयान भी जारी किया है। बीजापुर जिले के बस्तर और तेलंगाना के बॉर्डर पर पुजारी कांकेर इलाके में शनिवार को बड़ी मुठभेड़ हुई है। जवानों ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए पुजारी कांकेर में 3 हार्डकोर नक्सलियों को मार गिराया। मारे गए नक्सलियों में एक 25 लाख का इनामी नक्सली भी शामिल था। पुलिस टीम ने मुठभेड़ के बाद मारे गए नक्सलियों के पास से मिले गोला बारूद को मीडिया के सामने रखा। रविवार को मुठभेड़ के करीब 24 घंटे बाद माओवादियों ने एक प्रेस नोट जारी किया है। प्रेस नोट के जरिए नक्सलियों ने इस मुठभेड़ को फर्जी बताया। दरअसल मुठभेड़ को बताया कि नक्सलियों ने फर्जी और नक्सलियों की ओर से जारी किए गए पर्चे में कहा गया है कि कल हुई मुठभेड़ पूरी तरीके से फर्जी थी। तेलंगाना की सरकार और छत्तीसगढ़ की सरकार से मदद से हमारे साथियों का सफाया कर रही है। सरकार कॉरपोरेट कंपनियों के इशारे पर काम कर रही है, उनकी मदद कर रही है। पर्चा में नक्सलियों ने कहा कि सरकार कोई भी हो, उसका स्वरूप भी नहीं बदला। हिंसा को लेकर किसी भी पार्टी में कोई मतभेद नहीं है। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV 27 न्यूज।